नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संस्कृति संवाद। संस्कृति संवाद में भी आज हम बात करेंगे अयोध्या और राम की, और बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी से। राम माधव जी, आपका लोकसभा टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राम माधव जी, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसके लिए लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष किया, विरोधियों ने भाजपा का विरोध भी किया, तमाम सरकारें गंवानी भी पड़ी। अब जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर रहे हैं, इस मौके पर आपको क्या कहना है? आप कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर हमारे लिए हमेशा एक राष्ट्रीय अस्मिता का, एकात्मता का प्रतीक के रूप में ही रहा था जी। हमने जरूर उस आंदोलन में एक भूमिका निभाई थी। केवल हम नहीं बल्कि कई अन्य संगठन, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो और तमाम समाज के करोड़ों राम भक्त लोग हो, सब उस आंदोलन में शामिल थे। पर वह कोई दलगत विषय नहीं था, दलगत आंदोलन नहीं था जी। राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सम्मान, उसका एक प्रतीक के रूप में ही राम मंदिर के प्रति हमारा दृष्टिकोण रहा। हमने कभी राजनीतिक दृष्टि से उसको देखा नहीं था। ऐसे में जब 5 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा हो, तो हमारे लिए तो बहुत प्रसन्नता का विषय जरूर है। पर मैं मानता हूं करोड़ों देशवासियों के लिए, भारत के और भारत के बाहर भी असंख्य लोगों के लिए बहुत आनंद का विषय है। राम जन्मभूमि में जो मंदिर बनेगा वह राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक के रूप में खड़ा होगा और जिन मूल्यों के लिए राम और रामायण पूरे विश्व में प्रख्यात है, उन मूल्यों को देश और दुनिया में प्रसार करने वाला केंद्र के रूप में वो विकसित होगा। जी। राम माधव जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहते हुए भी आपने तमाम जानकारियां हम लोगों से भी साझा की थी जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक में सक्रिय थे। आज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि ये क्या एक मंदिर की लड़ाई थी या कुछ और बात थी? मूल विषय क्या था इसके पीछे? अयोध्या में राम मंदिर क्यों? हालांकि ये बात सही है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन तमाम लोग फिर भी सवाल उठाते हैं। राम इस देश के राष्ट्रीय पहचान का केंद्र बिंदु में रहे हैं जी। राम गुणों का एक संचय माने जाते हैं। स्वयं वाल्मीकि राम के बारे में रामो विग्रहवान धर्मः, इस प्रकार उनका परिचय देते हैं। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। भारत जिन बड़े वैश्विक मूल्यों के लिए प्रतीत रहा, प्रसिद्ध रहा, उन मूल्यों का एक साक्षात रूप राम जी के रूप में हमारे सामने है। इसलिए राम जी का जो जन्म स्थान है वह जैसे अन्य धर्मों के लिए कुछ विशेष स्थान होते हैं, उदाहरण के लिए अनेक सिनेगोग दुनिया में होते हैं, फिर भी वो जो वेलिंग वॉल है जेरूसलम का, वो यहूदियों के लिए एक विशेष महत्व का होता है जी। उसी प्रकार दुनिया में तमाम चर्चेस होते हैं, फिर भी जेरूसलम का चर्च जहां बचपन जीसस का बीता, वो चर्च ईसाइयों के लिए महत्व का होता है। तमाम मस्जिदें दुनिया में होती है, पर मक्का जहां पर पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश हुई, वो एक विशेष महत्व का स्थान होता है। उसी प्रकार अयोध्या जहां राम जी का जन्म हुआ, वह भारत के तमाम लोगों के लिए बहुत एक विशेष महत्व का केंद्र है। इसलिए इसमें अन्य हजारों मंदिर जरूर है, पर वो एक विशेष महत्व का केंद्र के रूप में अयोध्या की तरफ हम सब हमेशा देखते रहे। इतना ही नहीं, अयोध्या राम और रामायण के मूल्यों का प्रतीक तो रहा ही, पर उसके साथ साथ जैन तीर्थंकर 24 में से कम 4 या 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान अयोध्या रहा है। भगवान बुद्ध स्वयं अयोध्या पधारे थे, वहां उनकी दांतगिरी सी बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान रहा है। सिख गुरुओं, गुरु गोविंद सिंह वगैरह सिख गुरुओं के लिए, हालांकि सिख पंथ हो या बौद्ध पंथ हो, तीर्थ यात्रा पर विश्वास नहीं करता, पर उनके लिए भी इसलिए पवित्र स्थान रहा कि गुरुओं का वहां पर जाना, वहां पर कुछ धार्मिक कार्य करने का स्थान रहा है। इस प्रकार एक राष्ट्रीय एकात्मता का,
सभी धर्म, सभी मजहब, सभी विचार, यहाँ तक कि जो मंदिर पर विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, ऐसे कबीर जैसे लोगों के लिए भी राम एक आराध्य रहे। इसलिए एक व्यापक राष्ट्रीय एकात्मता का केंद्र अयोध्या है। उस दृष्टि से उसको देखना चाहिए, धर्म विशेष के या एक भगवान के सामान्य एक मंदिर के रूप में उसको नहीं देखना चाहिए। जी, हालांकि मैं सवाल इसलिए आपसे पूछूंगा, एक और सवाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के मुद्दे पर, राम के मंदिर पर राजनीति की। इसका आप कैसे जवाब देंगे? इसे आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के इस आरोप को? जो हमारे ऊपर राजनीति का आरोप लगाते हैं कांग्रेस और अन्य दल, वो तो हमेशा सांप्रदायिक राजनीति ही करते रहे जी। वो भी समय समय पर राम मंदिर के निर्माण के विषय में कई महत्वपूर्ण निर्णय उन सरकारों ने भी ली थी। मैं आपको ऐतिहासिक उदाहरण देना चाहूंगा। 1949 में जब बाबरी ढांचे में रामलला का आविष्कार प्रत्यक्ष होने की घटना हुई, उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 86 में रामलला के मंदिर के ताला खुले थे, सबके लिए दर्शन की अनुमति मिली थी। उस समय दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी की सरकार थी। 89 में जब शिलान्यास हुआ था, उस समय स्वयं बूटा सिंह केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जो एनडी तिवारी दोनों उस शिलान्यास में भी उपस्थित थे। तो कई ऐसे संदर्भ रहे जहां राम मंदिर का मुद्दे को एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा मानकर तत्कालीन सरकारें भी उसमें अपने कर्तव्य का पालन किया था। इसलिए आज भाजपा को उसमें राजनीति कर रही है, आरोप करना बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। और मैं जहां तक भाजपा का प्रश्न हूं, एक पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे लिए राम मंदिर कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। हमारे लिए यह राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा रहा है। इसलिए याद रखिए, हम राम मंदिर के मुद्दे के लिए हमारे सरकारें भी गवाही थी, उसके लिए भी हमने चिंता नहीं की थी, क्योंकि हमारे लिए कोई सरकार बनाना बिगड़ना इसका प्रश्न नहीं था, हमारे लिए राजनीति नहीं थी। आज भी हमारा नहीं है। आज भी जब मंदिर बन रहा हो, हम इसको एक राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक के रूप में हम देख रहे हैं। जी, लेकिन आपके विरोधी एक सांसद हैं ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसका जवाब आप क्या देंगे? संविधान में इस प्रकार के गतिविधि पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत बहुधर्मीय, प्लूरलिस्ट एक देश है जी। अनेक पंथ, अनेक रिलीजियंस यहाँ पर होते हैं और इस देश के तमाम राजनेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री अनेक धर्मों के कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा सेकुलरिज्म का असली अर्थ सभी धर्म संप्रदायों के प्रति समान सम्मान और आदर की भावना रखना। इसलिए पहली बात कि प्रधानमंत्री जी का अयोध्या जाने में किसी प्रकार संविधान का उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नेता अपने पूरे राजनीति पिछले 3 दशकों से मजहबी केंद्रित राजनीति चलाया हो, ऐसे वो ही आज हमको कहे कि आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद विषय कोई नहीं हो सकता है। और मैं याद दिला दूं, पहले भी सोमनाथ मंदिर निर्माण जब हुआ था, स्वयं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उस समय उन्होंने स्वयं उसके लिए शुभकामना संदेश भेजे थे। यह बीच में हमारे यहाँ एक गलत सेकुलरवाद की परिकल्पना लेकर हम चले थे कुछ समय के लिए, वो सही सेकुलरवाद नहीं था। आज ये जो गतिविधि हो रही है, यह इस देश के सही सेकुलरवाद को बहुत परिपोषित करने वाला ही होगा ये। जी, अगर बात मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की करूं, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 60-70 सालों में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री रहे हों, इंदिरा गांधी जी, शास्त्री जी, उसके बाद नरसिंह राव, वीपी सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, देवगौड़ा जी और गुजराल जी, तमाम प्रधानमंत्री इस देश में हुए। लेकिन अब जाके इस समस्या का समाधान निकला। हालांकि समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट से निकला, लेकिन इससे पहले जब भी अयोध्या में कुछ होता था तो तनाव
देखने को मिलता था, लोगों में एक कटुता देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, केंद्र में मोदी सरकार थी और समस्या का समाधान निकला, और हम देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम होने जा रहा है 5 अगस्त को। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल यही हमारे दल और हमारे सरकार का देश के संविधान के प्रति और देश के सही सेक्युलर स्पिरिट के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, इसको दर्शाता है। हम इस पूरे घटनाक्रम जिसका वर्णन आपने किया था, इतने लंबे आंदोलन के बाद आखिर अदालत में भी जाकर वहां भी सफल होकर इस मुद्दे पर आज मंदिर निर्माण के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं, फिर भी हम इसको कोई हमारे दल विशेष का या किसी मजहब विशेष का जीत के रूप में हम नहीं देख रहे हैं जी। और हम उल्टा ये कह रहे हैं कि देश के तमाम लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो और धर्म मानने वाले नहीं हो, मंदिर जाने वाले नहीं हो, पर हम सब लोग मिलकर इसको राम जी का और इस देश के एक राष्ट्रीय सम्मान और एकात्मता का प्रतीक के रूप में ही देखना चाहिए। यह जो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो कल्पना है, वह एक बहुत बड़ा कारण है कि आज देश में कोई तनाव नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि व्यापक इस देश की जनता जिस विचार का मैंने प्रकटीकरण किया, उस विचार के साथ चलने वाली जनता है। थोड़ा बहुत कुछ नेता है जो राजनीति करते हैं, लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, उनके उकसावे के कारण कभी तनाव होता होगा, अन्यथा इस देश में धर्म कुछ भी हो, मैंने कबीर का उल्लेख किया था, बड़े राम भक्त थे, रसखान होते थे, बड़े कृष्ण भक्त होते थे। इस देश में इन महापुरुषों के प्रति एक व्यापक सम्मान की भावना हमेशा रही है। आम भारतीय के मन में राम जी के प्रति अपार श्रद्धा आज भी होती है, इसलिए वो भी एक बड़ा कारण है आज पूरा देश इस अच्छे जो चीज हो रहा है उसको स्वागत कर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना का काल चल रहा है, लाखों मरीज कोरोना के सामने देश में आ चुके हैं, तब इस समय राम मंदिर के निर्माण के कार्य शुरू करने की जल्दी क्या थी? इस तरह का भी विरोधी आपके सवाल उठा रहे हैं। कोरोना के संदर्भ में जो सावधानियां लेना है वो सारे सावधानियां लेकर ही इस कार्यक्रम की अगुवाई की जा रही है। यह एक लंबी चल रही प्रक्रिया का एक भाग, एक हिस्सा मात्र है। इस मंदिर के निर्माण का जो प्रक्रिया है पिछले 30 वर्ष से चल रही थी। मैंने जैसा कहा 89 में इसका शिलान्यास हुआ था, इसके बाद से निर्माण के कई तैयारियां चल रही थी। आज प्रत्यक्ष निर्माण कार्य को शुरू करना था, इसलिए एक औपचारिक गतिविधि हो रही है और इसमें कोरोना के विषय में पूरी सावधानियां बरती जा रही है। यहां तक कि इस आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्सेदार होने वाले कई लोगों को आज वहां जाने के लिए इस समय यानी 5 तारीख को उनके लिए अवसर नहीं मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री कई नहीं जाने वाले, केवल यूपी के मुख्यमंत्री वहां रहेंगे, संघ के अन्य संगठनों के नेता भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना है। इसलिए हम सावधानियां बिल्कुल बरतकर वहां जितने नियमित और सीमित रूप में कार्यक्रम करना है उतना सीमित रूप में करेंगे। इसको विवाद बनाने का कोई औचित्य नहीं है। राम माधव जी, आप संघ के प्रचारक के रूप में आपने कई बार ब्रीफिंग की थी राजनीति में आने से पहले राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग आप क्या करते थे? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से क्या मतलब है? जो राम जन्मभूमि को जिस राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मैं कह रहा था, वही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। राम या हमारे जो इस प्रकार के चिन्ह है, ये पूरे राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है। हम आज एक संविधान दत्त एकात्मता की अनुभव हम कर रहे हैं 1947 के बाद। हमारा एक संविधान है जो कहता है कि भारत एक राष्ट्र है। संविधान के कारण भले ही हम एक राष्ट्र है जरूर, पर क्या 1947 के पहले हम राष्ट्र थे कि नहीं थे? वो कैसे थे? उस समय क्या संविधान, विदेशी शासन था। उस समय भी हम एक रहे और आज भी एक है। तो आज एक होने में जहां संविधान का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके साथ साथ एक व्यापक कुछ मूल्य है, कुछ सांस्कृतिक विचार है, कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसके कारण हम एक रहे हैं। राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता रहे भारत में। वो हमेशा कहा करते थे कि आप दक्षिण में
रामेश्वरम जो एकदम दक्षिण के किनारे पर है, वहां जाकर मंदिर के बाहर 1 घंटा खड़े हो जाइए, या उत्तर में बद्रीनाथ में जाकर 1 घंटा खड़े हो जाइए, आपको पूरा हिंदुस्तान दिखेगा। जी यह है सांस्कृतिक एकात्मता का अर्थ कि देश के संस्कृति, देश के जो सांस्कृतिक जो हमारे प्रतीक है, उनके नाम पर एक बहुत बड़ी एकात्मता इस देश में निर्माण हुई है। उस एकात्मता को हम कहते थे यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है। तो हमारी दृष्टि में राष्ट्रीयता हमारी बहुत प्राचीन है। उस प्राचीन राष्ट्रीयता जिसका आज आधुनिक रूप हमारे संविधान के माध्यम से हो रहा हो, पर वो प्राचीन राष्ट्रीयता जो है उसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बोलते हैं। उस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता जो भारत को एकजुटता में रखता है, उसके कुछ प्रतीकों में भगवान राम भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जी राम माधव जी, अगर बात मैं 370 की करूं, जम्मू कश्मीर की बात मैं करूं, जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, बीजेपी के घोषणा पत्र में, बीजेपी के वायदे में हमेशा रहा, उसी प्रकार बीजेपी के घोषणा पत्र में एक दूसरा अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटाने का भी रहा। 1 साल पूरा होने जा रहा है 5 अगस्त को। आप कैसे देख रहे हैं बदलाव जम्मू कश्मीर में? धारा 370 को वैसे तो अंदर से खोखला बनाने का काम हमारे पहले से कांग्रेस के तमाम सरकारों ने भी उसको अंदर से पूर्ण रूप से खोखला किया था। फिर भी धारा 370 एक भावात्मक मुद्दे के रूप में वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में एक हथियार बन के रह गया। उसके आड़ में वहां पर सही जनता के हित की राजनीति नहीं चलने दिया वहां के लोकल पार्टियों ने। आज मोदी जी की सरकार 1 साल पहले साहस के साथ इस जो एक भावात्मक मुद्दे के रूप में केवल जो धारा 370 या 35 ये रह गया है, उनको हटा करके एक समान व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी भारत के अन्य राज्यों की तरह लागू होने के लिए उस समय हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 को। आज 1 साल पूरा हो रहे हैं, तो हमारा पूरा मकसद ये रहा इस धारा को हटाने के पीछे कि वहां की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को, जो बाकी देश की जनता को जो विकास के फल मोदी जी की सरकार के मिल रहे हैं, वो फल पूर्ण रूप से मिले, क्योंकि 370 के कारण वो फल उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आज हमारा पूरा 1 साल में प्रयास रहा जो बाकी देश में गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो अनेक प्रकार की सुविधाएं, फायदा हमारी सरकार के माध्यम से मिल रहे थे, वो सारे सुविधाएं जम्मू कश्मीर को भी मिलाने का प्रयास हमने किया। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत का स्कीम जो है, 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस का, जम्मू कश्मीर में नहीं था जब तक 370 थी। 370 समाप्त हुआ, आज वो कानून वहां पहुंच गया। वहां पर 3-4 लाख रिफ्यूजीज रहते हैं, 7 दशकों से रहते हैं, उनको राज्य की डोमिसाइल की व्यवस्था नहीं थी। आज 370 हटने के बाद उनको डोमिसाइल मिल गया है। वहां महिलाओं के अधिकारों में काफी प्रतिबंध लगे रहते थे 370 के कारण, आज प्रतिबंध हट गए। महिला वहां जैसे बाकी देश में सारे अधिकार का अनुभव करते, वहां वो अनुभव का अधिकार कर रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के अधिकार जो बाकी देश में यानी पड़ोस के पंजाब में होते हैं, वो जम्मू कश्मीर में होते नहीं थे। आज 370 हटने के बाद वो भी मिलने लगे, और आज 10,000 नए नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। पूरा राज्य डिफिकेशन फ्री स्टेट बन गया, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट वो बन गया है। इस प्रकार तमाम प्रकार के विकास के लिए आज 1 साल में बड़ा प्रयास हमारे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वहां इंडस्ट्रीज को लाने के लिए एमओयूज किए गए हैं, ऑलरेडी लगभग 15,000 करोड़ के वर्थ एमओयूज हो चुके हैं। वहां मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, इंडस्ट्री सब आने वाले हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर अब बाकी राज्यों के साथ एक कंपीट करते हुए आगे बढ़ने वाला है। जी राम माधव जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपकी जो सरकार है, मोदी सरकार जो आपकी सरकार है, 6 साल उसे केंद्र में हो चुके हैं। दूसरे कार्यकाल की बात करूं तो 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में आपकी सरकार ने
कौन कौन से ऐसे उपलब्धि वाले काम किए जो आप बताना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर का आंदोलन करती थी उस समय एक नारा और लगता था कि हम राम और रोटी दोनों की बात करेंगे, राम मंदिर भी देंगे और लोगों को रोटी मिले, मतलब रोटी से लोगों को रोजगार मिले, देश का विकास हो, इसकी बात करते थे। तो आप कैसे देखते हैं, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या विकास हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। पहली बात तो हमने लगभग एक दशक के बाद 6 साल तक एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट, नॉन करप्ट और गुड गवर्नेंस हमने दिया है जी। जो गुड गवर्नेंस की परिभाषा पर आप देखेंगे तो मोदी जी की 6 साल की जो कार्यकाल रहा है वो पिछले 70 साल के इतिहास में एक स्टैंड आउट करेगा कि गुड गवर्नेंस का एक प्रतीक के रूप में देश के तमाम गरीब लोग, किसान वर्ग, सामान्य लोग, उनके हित में कई कदम वैसे 5 साल पहले यानी पहले के 5 साल में भी उठाए गए और पिछले 1 साल में विशेष रूप से उसी के ऊपर ध्यान रख के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। देश की एकात्मता को बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास 6 साल में हुआ। 6 साल भारत पूर्ण रूप से दंगा मुक्त रहा, कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई टेररिज्म देश के अंदर नहीं है। एक शांति सद्भावना का 6 साल और हमने बना के दिखाया। और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आज पहले भी चीन घुसकर आता था तो हम असहाय हो जाते थे, आज आप सामने खड़ा होकर हमारी सीमा की रक्षा के लिए भिड़ रहे हैं। आज हमारे सैनिक शक्ति को और मजबूत करने के लिए रफाल को हमने लेकर आया। आज रफाल का पहले इसके 5 विमान भारत पहुंच गए हैं और भी 36 विमान आना है, अब 5 आए तो बाकी 29 भी आने वाले हैं। तो इस प्रकार देश की सुरक्षा के विषय में, देश की आर्थिक समृद्धि के विषय में, देश की एकात्मता के विषय में पिछले 6 साल में और उसी क्रम में पिछले 1 साल में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारा फोकस यही रहेगा, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, इन दोनों के साथ साथ सरकार के नाते एक शुद्ध सरकार देना, क्लीन गवर्नमेंट देना, एक अच्छी सरकार देना, गुड गवर्नमेंट देना, यह हमारे सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी। 5 साल 6 साल देश की जनता ने इसका अनुभव किया, आगे भी लंबे समय तक यह अनुभव देश को मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने बात की आत्मनिर्भर भारत की, इससे आशय क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था और वैसे तो देखा जाए तो भारत के सामाजिक दृष्टिकोण में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण एक कदम प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के नाम पर लिया है। दुनिया में जो आज बड़े अग्रसर देशों का आप देखेंगे, वह जापान हो, चीन हो या इजराइल हो, अन्य देश हो, इन सभी देशों के विकास के मूल में पहले एक आत्मनिर्भरता की भावना रही। आत्मनिर्भरता यानी स्वयं जो सामान्य चीजों के लिए अन्य देशों पर निर्भर ना होते हुए अपने पैरों पर खुद खड़ा होना, यह आत्मनिर्भरता का पहला एक कदम है। इसलिए भारत में प्रयास हमारे सरकार का हो रहा है कि सामान्य जो हमारे आर्थिक गतिविधि है, उनके लिए दैनंदिन जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हमको कोई पड़ोस पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश के अंदर हमको अपनी सामग्री बनाना चाहिए, उसके ऊपर हमको गौरव होना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता का पहले आवश्यकता है आत्म गौरव की भावना। तो आत्म गौरव की भावना के साथ, स्वदेशी की भावना के साथ हम आत्मनिर्भर होने का पहला प्रयास करें। पर एक ही कदम है। इसका दूसरा कदम है आत्मविश्वास की भावना। यानी जब आप अपने पैरों पर खड़ा होते हो, आपको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका ब्रांड दुनिया में बिकना चाहिए, आपका नाम वैश्विक होना चाहिए, वैश्विक विश्व के संचालन में सुचारू रूप से विश्व चले, इसके लिए हम उसमें योग्य हस्तक्षेप करने की स्थिति में होना चाहिए। वो असली आत्मनिर्भरता होती है, हमारे पैरों पर खड़ा होना और दुनिया को दिशा देना। दुनिया के एक रेस्पेक्टेड ब्रांड के रूप में, इकोनॉमिक ब्रांड, पॉलिटिकल ब्रांड के रूप में इंडिया को खड़ा करना है। आज दुनिया कोई भी चीज है तो चीन, अमेरिका की तरफ देखता है या चीन की तरफ देखता है। ऐसे ही आगे जाकर दुनिया भारत की तरफ के मार्गदर्शन के लिए ऐसी स्थिति में भारत को खड़ा करना आत्मनिर्भरता का संपूर्ण रूप ये है। एक हमारे पैरों पर खड़ा होना, ये पहली भाग है।
दुनिया में एक प्रमुख स्थान पर पहुंचना, या दूसरी भाग है, इसको मैं ये दो कहता हूं, आत्मसम्मान आत्मगौरव एक भाग और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना दूसरा भाग, दोनों मिलकर आत्मनिर्भरता है। जी चलिए राम माधव जी, आपने हमसे राम मंदिर मुद्दे सहित तमाम मुद्दों पर बात की, मोदी सरकार की उपलब्धियों पर बात की, धारा 370 जो हटी है उसे 1 साल पूरा हुआ उस पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी, जिनसे हमने बात की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो कार्य शुरू हो रहा है, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्य का शुरुआत करेंगे। और साथ ही हमने बात की मोदी सरकार के 1 साल और उसकी उपलब्धियों को लेकर, और उन बातों को भी समझने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।